नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और एनिमल रियरिंग के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर ये जीएस 3 मेंस का जो जीएस 3 पेपर है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दो टर्म, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, दोनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आप एक पेज ले करके बैठिएगा, जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल क्रैकर्स आईएएस एकेडमी पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। फेसबुक पेज पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आखिर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? देखो, एग्रीकल्चर का जो कोर एरिया है वो है क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब आप जो खेती करते हैं, गेहूँ, धान, ये सब जो उपजाते हैं, वो एग्रीकल्चर का कोर एरिया होता है। एक टर्म होता है एग्रीकल्चर का एलाइड एक्टिविटी। एलाइड एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो एरिया जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं मगर वो खेती किसानी डायरेक्ट नहीं है। जैसे कि आप सीड पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ये सब एलाइड एरिया में आता है। आप एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, पोल्ट्री या फिर फिशरी मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो ये सभी आपके एलाइड एक्टिविटीज़, एलाइड एरिया में आते हैं। तो जब मैं कहता हूँ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, तो उसका दो मतलब है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अलग अलग क्रॉप उपजा रहे हैं। मान लो कि आप अपने खेत में धान और गेहूँ उपजाते हैं हर साल, तो अगर मैं कहूँ कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए, इसका मतलब क्या? आप धान गेहूँ के अलावा जो दलहन है, चना, ये भी उपजा सकते हैं, मूंग भी उपजा सकते हैं, है ना। तो क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना, अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना, ये पहला एस्पेक्ट है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एग्रीकल्चरल काम के अलावा आप दूसरी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आप पशुपालन कर सकते हैं, आप जो मुर्गा जो होता है ना, वो पोल्ट्री फार्म वो बना सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, आप जो पॉली हाउस है वो लगा सकते हैं, फूल उपजा सकते हैं, मसाले की खेती कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपका आम का बगीचा है, तो आम जो होते हैं ना, कच्चे आम का आप अचार बना करके बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं। तो ये सारा नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में आएगा। तो दो एस्पेक्ट में, पहला एस्पेक्ट क्या हुआ? आपने क्रॉप अलग अलग लगाए। दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ? आपने क्रॉप लगाने के बजाय दूसरा काम चुना, पशुपालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म, ये सब। हमें क्या ज़रूरत है डाइवर्सिफाई करने का? सबसे पहला कारण ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ओवरबर्डन है। क्या है? ओवरबर्डेंड है। मतलब कि हमारे जनसंख्या का अच्छा खासा प्रपोर्शन खेती बाड़ी पर निर्भर है। अब देखो, जो बेरोजगारी होता है उसका कई सारा टाइप होता है। उसमें से एक टाइप है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो कि किसी काम को करने के लिए आपको 4 लोगों की ज़रूरत है, 4 लोग की ज़रूरत है, मगर उसी काम को करने के लिए अगर 6 लोग लगे रहें, इसका मतलब क्या है? 2 लोग यहाँ पर फालतू में काम कर रहे हैं, वो काम 4 लोगों के द्वारा हो चुका होता है ना। इसको हम कहते हैं कि ये जो 2 व्यक्ति है ना, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो कृषि ओवरबर्डेंड है, बहुत सारा जनसंख्या इस पर निर्भर है, तो क्यों ना कुछ जनसंख्या को निकाल करके खेती में से कुछ ऐसे जगह पर लगाया जाए जहाँ पर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सके, है ना, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकें। जैसे कि आपका मत्स्य पालन वगैरह कुछ और करें जिससे इकॉनमी पर ज़्यादा प्रभाव पड़े, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। दूसरी बात ये, अगर खेती बाड़ी में मान लो कि आपका मानसून फेल होता है, मानसून फेल होता है तो आपका जो फसल है तो नष्ट हो जाएगा। देखो, चाहे तो मानसून फेल हो गया या तो प्राइस क्रैश हो गया। देखा है ना आपने, कई बार टमाटर ले जा करके लोग ट्रैक्टर से रोड पे गिरा देते हैं क्योंकि पूरा जो प्राइस है क्रैश हो चुका होता है इसके विरुद्ध प्रदर्शन में। या फिर प्याज का दाम बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका होता है, महाराष्ट्र में होता है कि नहीं होता है। तो
मॉनसून, प्राइस क्रैश या फिर किसी और कारण से अगर क्रॉप का नुकसान हुआ तो आप अपने दूसरे काम से पैसा कमा सकते हैं। अपना जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको एक जो रेगुलर इनकम है वो बना रहेगा। आपका इनकम बढ़ भी सकता है अगर आप दोनों काम एक साथ करते हैं तो, और आपको एक अल्टरनेट लाइवलीहुड मिल जाता है, मतलब कि आप एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहते। दूसरा कारण ये है कि डाइवर्सिफिकेशन का महत्व क्या है। आपने मॉनसून समझ लिया, एग्रीकल्चर पर से आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, ये समझ लिया। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, आपने ये समझ लिया। एक बात और, खरीफ सीजन में बारिश होती है मॉनसून की, मगर राबी में तो नहीं होती। राबी के सीज़न में वेस्टरलाइज से बारिश होती है, याद है ना। वेस्टरलाइज पर हमने एक वीडियो लाया हुआ है चैनल पर, छोटा सा वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। तो जो वेस्टरलाइज होता है वो काफ़ी नहीं होता राबी सीज़न के लिए। मान लो कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पर बारिश नहीं हो पाई या फिर जहाँ पर इरिगेशन का उतना ज़्यादा साधन नहीं है, तो वहाँ तो खेती नहीं हो पाएगी ना। तो उन एरिया में खेती ना करके कुछ और काम कर सकते हैं। वो काम क्या होगा? एलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है। नॉन फार्म सेक्टर में कई सारे डायनेमिक एरिया हैं जो इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, अचार बनाइए, जैम बनाइए, सॉस बनाइए, ये सब काम। लेदर इंडस्ट्री भी आपका एक पार्ट है। जो पशु मर गए उनके जो चमड़े हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। जो होम बेस्ड इंडस्ट्री है जैसे कि पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम, आपके जो कई सारे फार्म प्रोड्यूस हैं, आपके जो जंगल के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रंग बनते हैं, उनसे अलग अलग तरह के जो चीज़ें हैं, डलिया है, बास्केट है, सब बनता है। तो उसको बना करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं। ये सब नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में आएगा। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। अब यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर आपके जो नॉर्म फार्म एम्प्लॉयमेंट है वो भी आपका जनरेट होता है। अब करते क्या हैं, हम लोग कुछ एलाइड एक्टिविटी को देखते हैं, ध्यान सुनना। अब हम कुछ एलाइड एक्टिविटीज़ को देखेंगे। उसमें से एक होगा एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा होगा फिशरी और तीसरा होगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, मतलब कि पशुपालन, मत्स्य पालन और जो सब्जी खेती होती है उसको हम लोग तीनों का महत्व देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये एक नॉर्म फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मतलब रोज़गार का निर्माण किया, इसने इनकम का निर्माण किया, इसने एक जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है उसको उसने जनरेट किया। जो डिपेंडेंस है, ध्यान सुनिएगा, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस फ्रॉम फार्म सेक्टर, ये सब महत्व है। ये मैंने लाइन से लिखा नहीं है, इन सबको लिखते जाइएगा। इसे मैंने बोला था कि आप पन्ना ले करके बैठिए। इनकम बढ़ा देगा आपका, सस्टेनेबल SUSTAINABLE सस्टेनेबल लाइवलीहुड आपको प्रोवाइड करेगा। आपका डिपेंडेंस फार्म सेक्टर से कम कर देगा। आप जब लाइव स्टॉक फार्मिंग करेंगे तो ये सेमी एरिड एरिया और एरिड एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होता है, मतलब कि उस एरिया में जहाँ पर बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जांपल भारत का नॉर्थ वेस्ट का एरिया, जैसे कि राजस्थान हो गया, MP के जो वेस्टर्न एरियाज़ हो गए, इन सब में चूँकि वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर क्रॉप उतना नहीं हो पाता, वहाँ पर लाइव स्टॉक फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्लस गुजरात का एरिया जो है वो समुद्र के किनारे है, तो यहाँ से आप मीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, एक्सपोर्ट मीट को। जो आप मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर क्वालिटी अच्छी रहे तो, ब्रांडिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह कर दें तो।
एक बात और, लाइवस्टॉक फार्मिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट खेती से तो कम ही होता है। इसी कारण से जिन लोगों के पास उतना पूंजी नहीं है वो भी इसको अपना सकते हैं, इसको अपने यहाँ कर सकते हैं। रूरल महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, उनको रोज़गार मिलता है, और जब एक रोज़गार मिलता है महिला को तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है। तुम सोचो, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कम होता है जो महिला के पास आर्थिक पावर होती है, आर्थिक क्षमता होती है। जैसे कि जिस घर में महिला कमाने वाली हो तो क्या कोई उस पर आंख उठा के देखेगा? नहीं, ठीक है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट की ओर एक ये बड़ा कदम है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू वुमेन, ये भी महिलाओं को मिलता है। मतलब कि वो अब आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं है। दूसरा, अगर कोई ग्रामीण महिला काम कर रही होगी, अगर उसके पास अच्छा खासा इनकम आ रहा होगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी, तो लिटरेसी बढ़ेगा। जो न्यूट्रिशन है, मतलब पोषक, जैसे कि जो उनका खान पान है वो बढ़िया होगा, तो जो न्यूट्रिशन है वो बढ़िया होगा। चूँकि महिला का न्यूट्रिशन बढ़िया है तो जो उनके बच्चे होंगे, उनका परिवार होगा, ज़्यादा पुष्ट होगा, हेल्थ पर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, है ना, हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। वो गरीबी रेखा से नीचे गिरने, मतलब नहीं गिर पाएंगे ज़्यादा। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कि आपका क्रॉप नष्ट हो गया तो आप गरीबी रेखा से नहीं चले गए, अगर आप पॉन्ड्री पर हैं तो 7 करोड़ छोटे और जो मंझोले किसान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, और अंडा, दूध, मीट, ऊन, इन सब का प्रोडक्शन करता है, जिनको हम लोग डोमेस्टिकली यूज़ कर सकते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है बढ़ा सकते हैं, प्लस हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो कम होगा, फॉरेक्स जो रिज़र्व है ये हमारे पास आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पॉइंट को लिंक किया है, किया कि नहीं किया लिंक। यही सब लिंकेज आपको करना होता है एसे में। एसे में आप जितना डायमेंशन कवर करेंगे, आप जितना लिंकेज करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। आप सोचिए कि जीएस में 100, 110 मार्क्स बहुत अच्छा माना जाता है, मगर आप ऐसे में 130 प्लस आराम से ला सकते हैं अगर आपने इतना काम कर लिया तो। मेरे खुद 133 मार्क्स आए थे ऐसे में, ठीक है, और 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। तो मतलब कि आप आराम से इससे बेहतर मार्क्स ला सकते हैं अगर आप लिंकेज बढ़िया करें, डाटा वगैरह बढ़िया से यूज़ करें। मैंने बिना डाटा किए इतना लेकर के आया था, अगर डाटा यूज़ करते तो थोड़ा सा और अच्छे नंबर आ सकते थे। चलो, डाटा मतलब क्या, जहाँ पर फैक्ट रिलेवेंट है, जहाँ पर देखो फैक्ट करता क्या है ना कि फैक्ट आपके आर्गुमेंट को जस्टिफाई करता है, जस्टिफाइज योर आर्गुमेंट। जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारत में गरीबी बढ़ रही है तो ये बोल बच्चन हुआ, वैसे ही बोल दीजिए कि भारत में गरीबी इतना % से बढ़ गया है, तो आपने वहाँ पर एक फैक्ट दे दिया ना। अब आपकी बात को कोई काट नहीं सकता क्योंकि आपने तर्क पे बात कर रहे हैं। अब आते हैं फिशरी पर। फिशरी हमारे यहाँ आती है 2 सोर्स से, एक होता है इनलैंड। इनलैंड का मतलब होता है कि हमारे यहाँ होता है ना कि कई बार खेत को खोद के तालाब बना दिया और वहाँ पर मछली पालन कर रहे हैं, मतलब कि ज़मीन, मतलब अपने जो हमारा खेत है वहाँ पर तालाब वगैरह उसमें कर रहे हैं। दूसरा होता है मैरीन। मैरीन का मतलब होता है कि हम समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इनलैंड सोर्स है वहाँ से टोटल मछली प्रोडक्शन का 61% आता है, और जो मैरीन है मतलब समुद्र से, यहाँ से हमारा 10% आता है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहने के बाद भी देखो पूरा जो कोस्टल एरिया है हमारा, जैसे कि इधर बंगाल है, उड़ीसा है, नीचे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर अच्छा खासा जनसंख्या फिशरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, मगर फिर भी केवल 1.4% ही हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के जीडीपी में। क्या कारण है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण ये है
कि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है डेवलप्ड। हमारे यहाँ छोटे जो नाव है उसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर जो डेवलप्ड कंट्री है ना वहाँ पर बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण से वो डीप ओशियन फिशिंग कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? गहरे समुद्र में। गहरा मतलब ये नहीं कि तट के नीचे चले गए समुद्र में, गहरे मतलब कि समुद्र में दूर तक जाते हैं। गहराई केवल नीचे नहीं, दूर मतलब कि पूरा अंदर तक समुद्र में जाते हैं, मतलब कोस्ट से दूरी तक। तो वहाँ पर उनको ज़्यादा मछली मिलती है। एक बात और, चूँकि इनके ट्रॉलर्स बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर फ्रीजिंग की सुविधा होती है, इसी कारण से वो समुद्र में ज़्यादा दिन तक रह पाते हैं। 3 दिन 4 दिन आराम से पूरा मछली पकड़ के आया। मगर हमारे यहाँ छोटा सा नाव है, एक तो रखने की जगह नहीं है, दूसरा वहाँ पर फ्रीजिंग का ज़्यादा सुविधा नहीं है। इसी कारण से सुबह गए शाम को आए और फिर उनको तुरंत बेचना होता है, तो जो दाम मिलता है वही दाम रखना होता है, उनकी मजबूरी है ना। तो अगर ये सब काम कर लें, मतलब कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें, इसी कारण से किया क्या है, जो हमारा था ना किसान क्रेडिट कार्ड KCC, इसका जो फ़ायदा है वो हमने मछुआरों को भी देना शुरू किया है। मतलब कि मछुआरे भी इस कार्ड का अब इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। जो क्रेडिट फैसिलिटी है ना, इसी को इंक्रीज़ करने के लिए ये काम किया गया है। कई सारे और स्कीम यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि जो स्कीम है फिशरी के लिए, जो स्कीम है उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अगला हमारा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन कौन से हैं? फल, फूल, सब्जियां, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट। यहाँ पर जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक जो अपना डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर रोज़गार महिलाओं को मिलता है। और आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि महिला को जब रोज़गार मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा। अभी तुरंत मैंने आपको पूरा बताया है, यहाँ पर बताया है ना कि लिटरेसी बढ़ती है, न्यूट्रिशन बढ़ता है, एम्पावरमेंट होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका कम होता है, पॉवर्टी कम होती है, ठीक है ना। फिर वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो भी इम्प्रूव होता है। क्यों सर सेक्स रेशियो इम्प्रूव होता है? क्योंकि वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। सब कुछ लिंक कर सकते हैं आप, तो आपके पास पॉइंट की कमी नहीं होगी। बस आप धीरे से सोचना सीख लीजिए। यहाँ पर जो भी लेबर फोर्स है उनमें से 19% को ये हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। समझ गए बात? तो ये हो गई बातें एलाइड एक्टिविटी और हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का। अब आपके लिए है एक सवाल, वाई डाइवर्सिफिकेशन इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। यूपीएससी ने पूछा आपसे कि आखिर डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या बता देंगे आप? आपको पेपर में मैंने बताया, आपका जो नेसेसिटी है और जो इम्पोर्टेंस है दोनों पॉइंट मिला करके आप यहाँ पर आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी पूछ रहा है। और चूंकि ये 15 मार्क्स का सवाल है तो आप यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड भी दे देंगे। आपको मैंने कहा था ना कि स्कीम का नाम बताइए, उन्हीं स्कीम का नाम यहाँ पर लिख देना कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स। समझ गए? तो ये बातें हैं, ये आपका सवाल है, आप लिख करके सबमिट कीजिएगा। क्रैकर साइंस एकेडमी ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, टेलीग्राम पर है। यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सपोर्ट कीजिए चैनल को। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।